नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी अच्छे बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजमेंट्स हैं वो दी हैं। टोटल 6 जजमेंट्स हैं जिसमें से एक नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट है। तो टोटल 5+1 6 जजमेंट्स आई हैं और हम देखते हैं पहली जजमेंट्स में क्या क्या था। इन जजमेंट में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, अपनी थोड़ी सी जानकारी को बढ़ाते हैं। तो पहले एक जजमेंट थी, ये एक मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स की जजमेंट थी। ये सिविल अपील 5527 ऑफ 2022 की थी। तो देखिए, इस जजमेंट में ये था कि जो अपीलेंट्स हैं वो डिविजनल बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट आए थे, क्योंकि डिविजनल बेंच ने सिंगल जज के ऑनरेबल सिंगल जज के ऑर्डर को जो है वो सेट असाइड कर दिया था। और जो रिकवरी की जो कि सर्कुलर एक इशू हुआ था जिसमें रिकवरी मतलब जो ओवर पेमेंट कर दी थी, जो रॉन्गली पेमेंट कर दी थी, तो उसको रिकवरी का जो ऑर्डर था उसको बरकरार रखा था अथॉरिटी का। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए थे, तो थोड़ा सा फैक्ट्स को हम जानने की कोशिश थोड़ा सा देखते हैं क्या थे। हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी थी, डिविजनल बेंच ने अलाउ कर दी थी रिट अपील जो फाइल की थी अगेंस्ट, जो कि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने रिट अपील फाइल की थी और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था सिंगल जज का उनको क्वैश कर दिया था। अब जहाँ रिट पिटिशनर्स थे वो इंडिविजुअल मेंबर्स थे एसोसिएशन के, मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन के। उन्होंने यहाँ पे सिविल अपील फाइल की थी और यहाँ पे एक कुछ रूल्स के ऊपर थोड़ा सा बताया गया है। वो हम कभी ये फैक्ट्स के ऊपर नहीं जाते ज़्यादा और थोड़ा सा देखते हैं क्या था इसमें। और जो यहाँ पे यही था कि जो कम्युनिकेशन थी, इसमें यहाँ पे एक चीज़ बताई गई थी कि जो कम्युनिकेशन थी वो रॉन्गली मेड कर दी गई थी। जो इसलिए जो सर्कुलर था और उनकी जो पे और जो प्रमोशन के जो सर्कुलर था, एक यहाँ पे सर्कुलर के बारे में लिखा हुआ सर्कुलर जो इशू किया था अथॉरिटी ने, और उन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस नहीं है और कम्युनिकेशन जो डेटेड सो एंड सो थी उसे विड्रॉ कर लिया। तो इसमें एक जो बेनिफिट्स जो दिए गए थे इतनी 2009 से लेकर 12 के, और जो सर्कुलर ने बताया कि जो सर्कुलर आया था जो इतनी डेट का उसको विड्रॉ कर लिया है। और जो स्टेट गवर्नमेंट ने रिकवरी जो पे की गई है उसको विद इंटरेस्ट के साथ रिकवर करना, मतलब रिकवरी का ऑर्डर सर्कुलर इशू कर दिया था। उस कम्युनिकेशन जो थी डेट को उसको चैलेंज किया था और रिट पिटीशन जो थी वो फाइल की गई थी और जो ऑफिसर्स एसोसिएशन थी, मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन की फाइल की थी और ऑनरेबल सिंगल जज ने उनकी जो रिट थी उसको अलाउ कर दिया था और जो क्वैश कर दिया था ऑर्डर को, अथॉरिटी के ऑर्डर को क्वैश कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि एक्सेस अमाउंट है वो इंटरेस्ट के साथ पे करने को कहा गया था। फिर उससे डिससेटिस्फाइड होके फिर अथॉरिटी ने, मतलब स्टेट ने आगे रिट अपील फाइल की थी और उस रिट अपील फाइल करने पे सिंगल जज के ऑर्डर को डिविजनल बेंच ने सेट असाइड कर दिया। अब यहाँ पर जो फाइनल जो आर्ग्यूमेंट्स हुए उसमें फाइनल में यही आया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें जो है मतलब कोई अपीलेंट एसोसिएशन ने कोई एरर नहीं किया था और इसमें जो भी स्पेशलिस्ट डेंटल स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स स्पेशल कैटर में कर रहे थे, जो बेनिफिट जो मिला था उनको 2009 का जो सर्कुलर इशू हुआ था जिसमें पेड बेनिफिट्स के लिए कहा गया था अंडर सर्कुलर सो एंड सो को, तो जो विड्रॉ कर लिया था स्टेट ने। तो यहाँ पे बताया कि कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हुई थी एम्प्लॉयज की साइड से और जो अपीलेंट एसोसिएशन थे उन्होंने कोई मिस्टेकनली एट्रीब्यूट कोई भी उन्होंने एरर नहीं की थी। और तो जो कहा कि जो रिकवरी जो अमाउंट जो किया गया है रिकवरी विद पेड इंटरेस्ट के साथ, वो जो होगा वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि कई जो एम्प्लॉयज हैं वो रिटायर्ड की स्टेज पे आ गए, सुपरन्यूशन हो गए हैं और रिकवरी उनकी पेंशन और पेंशनरी बेनिफिट्स लिया जा रहा है, तो इसलिए और सेम टाइम की पे फिक्सेशन और पेंशन जो भी है ऑर्डर डेटेड सो एंड सो करके बताया, तो मीन्स इनकी जो जो सिविल अपील थी वो अलाउ हो गई थी। तो आइए हम दूसरी जजमेंट के ऊपर आप थोड़ा सा देखेंगे। और जो सेकंड जजमेंट थी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की थी। ये NCALT के ऑर्डर के ऊपर डाली गई थी। उसके डिटेल्स ये हैं
कि ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट थी और इसमें जो ऑफिशियल लिक्विडेटर थे एक शिपयार्ड के, वो अपीलेंट थे और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है, उनको रिस्पोंडेंट बनाया गया था। और इसमें जो अपील डाली गई थी वो सेक्शन 62 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेंसी कोड IBC जिसे कहते हैं, उस प्रोविजंस के अंदर डाली गई थी, जिसमें ऑर्डर को चैलेंज किया गया था NCLAT जो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल है न्यू दिल्ली में, उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, जो कि एक कंपनी अपील जो फाइल की गई थी CBID सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने अपील फाइल की थी अगेंस्ट दी NCLT ऑर्डर, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, जो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहते हैं उसे, और जिसमें डायरेक्शंस दिए थे कि जो गुड्स लाई कर रहे हैं कस्टम बाउंड वेयर हाउसेस में, उसे रिलीज कर दिया जाए बिना कस्टम ड्यूटी दिए। और यहाँ पर ये फैक्ट्स में यही बताया था कि एक शिपयार्ड था जो कॉर्पोरेट डेप्टर था और जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इसमें चलाई गई थी, अगेंस्ट हो गई थी। और फिर इसमें यहाँ पे थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट्स पे आते हैं, और जो उनका कॉर्पोरेट डेप्टर कहा गया है, और नेशनल NCLT जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल अहमदाबाद है, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था कंपनी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन CIRP जो है वो के अंदर, उसमें जो है एक ऑर्डर पास किया था और इसमें अपीलेंट को अपॉइंट कर दिया था कि आप इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के तौर पे काम कीजिए। और NCLT ने एक मॉरेटोरियम जो है सेक्शन 13 सब पार्ट 1 सब पार्ट A ऑफ IBC के अंदर जो है एक NCLT के अंदर एक मॉरेटोरियम डिक्लेयर कर दिया था। और इसमें जो अपीलेंट थे उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि CIRP जो प्रोसीडिंग्स हैं वो स्टार्ट हो रखी हैं, और जो कस्टडी मांग, और फिर उन्होंने कस्टडी मांगी वेयर हाउस गुड्स की, और रिक्वेस्ट किया रिस्पोंडेंट को कि वो डिस्पोज ना करें, ना ऑक्शन करें। और सो एंड सो डेट को रिस्पोंडेंट ने फर्स्ट टाइम ये जो है एक नोटिस इशू किया कॉर्पोरेट डेप्टर को और कहा कि आपने इतनी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं किया है, और उन्होंने डिमांडिंग कस्टम्स ड्यूटी जो है वो विद इंटरेस्ट के साथ मांगी। और सो एंड सो डेट को जो रिस्पोंडेंट ने 5 डिमांड नोटिस इशू किए कॉर्पोरेट डेप्टर को, और वो जो अमाउंट्स था वो यहाँ मेंशन किया गया है। और फिर इस डेट को NCLT ने जो है लिक्विडेशन थी अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेप्टर अंडर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 33(2) ऑफ द IBC के अंदर स्टार्ट कर ली। और NCLT ने कहा कि जो मॉरेटोरियम जो इम्पोज किया गया था वो उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है अंडर सेक्शन 14 सब पार्ट 4 ऑफ IBC, और फ्रेश डायरेक्शन जो है वो पास किए सेक्शन 33 सब पार्ट 5 ऑफ IBC है। और इंस्टीट्यूट और इसमें कहा कि कोई भी सूट और लीगल प्रोसीडिंग्स को पार्ट किया जाता है, और NCLT ने एक अपीलेंट को लिक्विडेटर के तौर पे अपॉइंट किया। अब फिर इसके बाद जो है रिस्पोंडेंट ने क्लेम मांगे कि गुजरात और महाराष्ट्र में वेयर हाउसेस में जो गुड्स ले कर रहे हैं सो एंड सो डेट को। और फिर अपीलेंट ने इन्फॉर्म किया कि लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं कॉर्पोरेट डेप्टर के ऊपर, और गुड्स को जो है गुड्स को रिलीज कर दिया जाए अपीलेंट को। और लेकिन जब रिस्पोंडेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर अपीलेंट ने इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन सो एंड सो नंबर की NCLT के अंदर डाली अंडर सेक्शन 60 सब पार्ट 5 ऑफ IBC, और डायरेक्शन मांगी अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट की जो गुड्स हैं वेयर हाउस को जो अंदर वेयर हाउस में जो गुड्स लग रहे हैं वो कॉर्पोरेट डेप्टर के हैं। तो फिर इसमें रिस्पोंडेंट ने एक जो है रिस्पोंडेंट ने नोटिस इशू किया कॉर्पोरेट डेप्टर को अंडर सेक्शन 72 सब पार्ट 1 ऑफ द कस्टम्स एक्ट, और कितना अमाउंट था जो 763 करोड़ 12,72,645 जो है 2,531 बिल्स थी जो एंट्री से उसका क्लेम किया। और ये सारा डिटेल्स वर्जन किया हुआ है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें कि जो NCLT ने जो है वो कहा कि जो गुड्स हैं वो रिलीज कर दिए जाएं, और जो अथॉरिटी है जो लिक्विडेटर उनको दे दिए जाए। और फिर इसके बाद जजमेंट के बाद अपीलेंट ने वो गुड्स को वेयर हाउस में कहते हैं वो सोल्ड कर दिया, और कंसिडरेशन ऑफ 169 करोड़ के बेच दिए। और फिर इस ऑर्डर के ऊपर रिस्पोंडेंट ने एक अपील फाइल की NCLAT के अंदर, और ऑर्डर को चैलेंज किया जो कि पास किया था NCLT ने। और
एनसीएलएटी ने एक अनफिनिश्ड ऑर्डर दिया और कहा, और रिस्पोंडेंट की अपील को अलाउ कर दिया और डायरेक्शंस दिए थे जो एनसीएलटी ने कि रिस्पोंडेंट रिलीज कर दें जो वेयर हाउस गुड्स हैं टू द अपीलेंट कोई कस्टम ड्यूटी दिए बिना। तो उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और कहा, फिर ये आपने ग्राउंड्स बताया कि जो जो वेयर हाउस के अंदर जो गुड्स लाई करते हैं वो एक कॉर्पोरेट डेप्टर के एसेट्स नहीं है, और क्योंकि उन्होंने क्लेम नहीं किए थे कॉर्पोरेट डेप्टर ने आफ्टर रिपोर्ट की इंपोर्ट के बाद, और जो प्रोविजंस के अंदर जो है वो कस्टम्स एक्ट के अंदर वो उस पर जो है राइट नहीं बनता है उनका। और इसके बाद काफ़ी डिस्कशन हुए, फिर बाद में जो फाइनल वर्जन आया वो अपीलेंट के फेवर में आया। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा 32 पेज 33 पर कोर्ट ने यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन निकाला कि जो मॉरिटोरियम जो इम्पोज हुआ था सेक्शन 14 का, वो रिस्पोंडेंट की जो अथॉरिटी है वो लिमिटेड जुरिस्डिक्शन तक की होती है कि वो असेस कर सके, डिटरमाइन कर सके क्वांटम ऑफ कस्टम्स ड्यूटी को। और रिस्पोंडेंट ने कोई रिस्पोंडेंट की कोई पावर नहीं है कि वो रिकवरी ऑफ ड्यूज करें बाय द मींस ऑफ सेल या उसे बेचकर एज प्रोवाइडेड अंडर द कस्टम्स एक्ट। और इसके बाद ये बताया कि रिस्पोंडेंट अथॉरिटी जो है वो सबमिट करें क्लेम्स को जो भी प्रोसीजर बना हुआ है, और कंप्लायंस के साथ जो स्ट्रिक्ट कंप्लायंस जो है टाइम पीरियड जो प्रिस्क्राइब किया गया आईबीसी का उसके अंदर वो करें, कोई भी अगर अथॉरिटी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने। तो जो आईआरपी और आरपी रेगुलेटर ने जो सिक्योर मतलब गुड्स हैं सिक्योर करें और एप्रोप्रिएटली डील करें अंडर टर्म्स ऑफ आईबीसी एक्ट के अंदर, तो इसलिए अपील जो है वो अलाउ कर दी और अनफिनिश्ड ऑर्डर था एनसीएलटी का उसको सेट असाइड कर दिया। तीसरी जजमेंट ये है जी, इसको देखते हैं हम। और तीसरी जो जजमेंट है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो आई है, और ये जो जजमेंट है ये सिविल अपील्स 5841 ऑफ 2022 की एक सिविल अपील है। ये एक डिविजनल बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट में जो है वो फाइल की गई थी, जो राजस्थान बेंच के जो जयपुर में जो ऑर्डर आया था डिविजनल बेंच ने, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में ये फाइल की गई थी। और डिविजनल बेंच ने जो सिंगल जज का जो ऑर्डर है सिविल रिट पिटीशन नंबर 100 उसको सेट असाइड कर दिया था, और जो है अपील थी वो अलाउ कर दी थी, और कंपनी की जो अपील है वो अलाउ कर दी थी, और उसमें डायरेक्शंस दिया था कि अपीलेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जो है प्रोसेस को स्टार्ट करें और अलॉटमेंट ऑफ द लैंड जो है वो रिस्पोंडेंट कंपनी को दे दें कि जो सीमेंट प्लांट जो है वो लगाना चाहते हैं राजस्थान में। जो लेटर ऑफ अलॉटमेंट था 100 डेट का, फैक्ट्स यही थे कि एक जो सीमेंट प्लांट था वो 3 मिलियन टन का पर एनम के हिसाब से जो एक जो सीमेंट प्लान है वो बनाने का प्लानिंग किया हुआ था, आइडिया था। और जो 4 विलेजेस थे 100 डेट के, सॉरी 100 नेम बता रखा है हमने विलेजेस का, और जो कि 1000 हेक्टर ऑफ लैंड पे फैले हुए। और रिस्पोंडेंट कंपनी जो थी उन्होंने जो 400 हेक्टर ऑफ द लैंड है वो परचेज कर ली थी। नेगोशिएशन हुआ और कि जो रिमेनिंग लैंड है वो प्राइवेट नेगोशिएशन से करने की कोशिश की, और अलॉटमेंट था RIICO से अलॉट हुआ। और रिस्पोंडेंट कंपनी ने जो है अपीलेंट स्टेट गवर्नमेंट को 2000 पे ईयर 2000 में जो है माइनिंग लीज जो है फॉर ग्रांट ऑफ एडजॉइनिंग लीज है फॉर मिनरल लाइमस्टोन के लिए सो डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में अप्लाई किया था। लेटर ऑफ इंटेंट इशू हुआ था स्टेट गवर्नमेंट ने 100 डेट को, और 2 माइनिंग लीज के लिए हुआ था, लेकिन एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं होने की वजह से जो LOI है उसे कैंसिल कर दिया गया था। और उस ऑर्डर को चैलेंज किया था रिस्पोंडेंट कंपनी ने, और रिवीजन पिटीशन फाइल की थी जो माइंस ट्रिब्यूनल में, जो कि अलाउ हो गई थी, और डायरेक्शन दी थी कि जो मैटर को रिमांड करके वापस भेजा जाए स्टेट गवर्नमेंट में ताकि वो फ्रेश कर सकें इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और स्टेट गवर्नमेंट ने इस 100 डेट को रिस्टोर कर दिया LOI को, और कंप्लायंस
ऑफ सर्टेन कंडीशंस थी और जो कि रिस्पोंडेंट कंपनी को कंप्लाई करनी थी। और LOI जो था, लेटर ऑफ जो इंटरेस्ट था, वो कैंसिल कर दिया माइंस ट्राइब्यूनल ने सो ऑर्डर को, मतलब उस इवेंट के बाद। और उस ऑर्डर को चैलेंज करने के बाद रिस्पोंडेंट कंपनी ने हाई कोर्ट आए रेट पिटीशन फाइल की, जो कि अलाउड हो गई सो डेट को 2010 में। और स्टेट गवर्नमेंट ने जो है ये LOI इशू कर दिया 2010 में। और फिर उसके बाद देखते हैं क्या था इसमें। और फाइनली हम इसमें देखते हैं क्या था इसमें। थोड़ी सी लेंथी जजमेंट है, 24 पेजेस की है। और फाइनली ये सारे केस लॉस डिस्कस किए गए हैं, इसमें जजमेंट्स डिस्कस किए गए। तो यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि जो इम्प्यून जजमेंट है उसे, जो डिविजनल बेंच की जो जजमेंट है उसे अपहेल्ड कर दिया, मीन्स कोई सेटिस्फाइड नहीं किया। और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी कि वो नेसेसरी स्टेप्स लें और अलॉटमेंट कराएं सब्जेक्ट लैंड को, जो कि रिस्पोंडेंट कंपनी के 4 वीक्स के अंदर कराएं। और रिस्पोंडेंट कंपनी ने को वो फ्रेश अंडरटेकिंग दे स्टेट गवर्नमेंट में कि जो कि टाइम लाइन्स थे एज पर फाइल बिफोर द हाई कोर्ट फॉर इनिशिएटिंग टाइम बाउंड एक्टिविटीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द सराउंडिंग विलेजेस और एज ए कॉम्पनसेटरी मेजर्स फॉर द अलॉटमेंट अलोकेशन ऑफ द सब्जेक्ट लैंड। ये था तीसरा वीडियो। अब चौथा वीडियो पे हम चलते हैं। और जो चौथी जो जजमेंट है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसमें जो पिटिशनर थे और स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स थे वो रिस्पोंडेंट थे। और इसमें देखिए इस ग्राउंड्स पे चैलेंज किया गया था कि जो एक माइनिंग ऑफ आयरन ओर है वो जिस हिसाब से चल रहा है स्टेट ऑफ कर्नाटका में, ये कंटेंशन ये रखी गई थी कि वो अनसस्टेनेबल है। और जिससे क्या होगा कि आयरन ओर जो है वो डिपॉजिट्स हैं स्टेट ऑफ कर्नाटका में, वो 30 साल में एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और तो जिसकी वजह से सीरियसली इम्पैक्ट पड़ेगा इंटर जनरेशनल इक्विटी में। और कहा कि फिर ये कंटेंशन रखी गई NGO की तरफ से कि एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है, सब एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत है, जिससे कोई ओपिनियन देने से पहले कि लिफ्टिंग ऑफ दिस सीलिंग लिमिट है उसको, वायबिलिटी ऑफ द लिफ्टिंग ऑफ द सीलिंग लिमिट। तो कोई शुड जो है कोई भी सीलिंग लिमिट को लिफ्ट करने से पहले, जो भी है ऐसे ऑर्डर्स को पास करने से पहले मतलब एक बार उसकी जो इंफॉर्मेशन को कंसिडर कर लें। और फिर जो मतलब जो स्टेट के काउंसिल थे, और हमने बताया कि सीलिंग लिमिट जो है पहले जब इम्पोज की गई थी और जो कोर्ट को हमने कन्फ्रंट भी किया था डिफरेंट सिचुएशंस में। और जो इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज हो रही हैं, जब इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज स्टेट ऑफ कर्नाटका में हो रही थी, आप कहा कि सिचुएशन जो है काफ़ी हद तक रेमेडीड हो गई हैं, कई ऑर्डर्स पास किए हैं कोर्ट ने, और इलीगल माइनिंग थी वो एरिया की वो रोक दी गई है। और एमिलिएटेड मतलब इम्प्रूवमेंट मेजर्स भी दिए जा रहे हैं ताकि एनवायरनमेंट लिए जा रहे हैं, जिससे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की जो रीजन में एरिया में इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो देखिए फाइनली यहाँ पे कंक्लूजन ये निकला, तो कोर्ट ने ये देखिए बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन दिया है। इसमें ये बताया कि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट जो है वो हैंड इन हैंड में चलने चाहिए, और जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सके और साथ में एनवायरनमेंट भी, पर्यावरण भी बचाया जा सके। तो सीलिंग लिमिट को अल्टर कर दिया उन्होंने कोर्ट ने, और जो बताया कि जो सीलिंग लिमिट थी वो 28 MMT से उसे बढ़ाकर 35 MMT कर दिया एक डिस्ट्रिक्ट बिलारी में, डिस्ट्रिक्ट बिलारी है जो वहाँ पर राजस्थान में, और एक 7 MMT से बढ़ाकर 15 MMT कर दिया चित्रादुर्गा और तुमकर डिस्ट्रिक्ट्स थी, इन दोनों का कलेक्टिवली लिया जाए। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन थी, इसको जो है वो डिस्पोज कर दिया। और पांचवी जो जजमेंट है वो आप हम लिखते हैं, इसमें क्या था पांचवी जजमेंट में। देखिए इसमें ये पांचवी जजमेंट भी एक रिपोर्टेबल जजमेंट थी, जो कि सिविल अपील 5337 और 5434 ऑफ 2022 की थी। ये अपील थी, सिविल अपील थी। इसमें देखिए ये एक
जो रेगुलर फर्स्ट अपील के जो ऑर्डर को ऊपर जो है वो चैलेंज किया गया था, और एक कॉमन जजमेंट आई थी और ऑर्डर आए थे डेटेड सो एंड सो इन द रिस्पेक्टिव फर्स्ट अपील में। और फिर जो ऑर्डर दूसरा था 2013 का था, जो एक और रेगुलर फर्स्ट अपील थी, उसके जो पर्टिकुलर्स थे वो ये बताए गए हैं। यहाँ पे काफ़ी पर्टिकुलर्स बताए गए हैं इसमें। और कहा कि जो कॉम्पनसेशन जो अक्वायर्ड लैंड की जो बताई गई है 7,80,000 रुपीज़ पर एकड़ के हिसाब से, तो उस ऑर्डर के ऊपर ओरिजिनल लैंड ऑनर्स ने चैलेंज किया। और यहाँ बताया गया कि जो कॉम्पनसेशन है 7,80,000 पर एकड़ के हिसाब से, जो फर्स्ट अपील्स थी एक्सेप्ट जो दूसरी एक रेगुलर फर्स्ट अपील का जो मेंशन किया गया, तो हाई कोर्ट ने जो था वो रिलाई किया था अपने अर्लियर डिसीजन पे, जो कि था कपूर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अनदर RFA नंबर सो एंड सो था, जो कि डिसाइड हुई थी 28 जनवरी 2010। और फिर बताया कि जो सिविल अपील अराइज हुई थी फ्रॉम द इनकम जजमेंट डेटेड सो एंड सो 2013 में इन RFA सो एंड सो इज कंसर्न, हाई कोर्ट ने जो डिटरमाइन की कॉम्पनसेशन को वो 19,85,700 रुपया पर एकड़ के हिसाब से की, और जो कि उस पर अपने जो अर्ली डिसीजन था सुरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर, इस पे जो कि डिसाइड हुआ था 2 मार्च 2009 में। तो यहाँ पे यही बताया कि ये डिस्प्यूट नहीं है कि जो पहले जो डिसीजंस आए थे हाई कोर्ट के इन कपूर सिंह और सुजीत सिंह सुप्रा में, सब्जेक्ट मैटर जो था इस कोर्ट के समक्ष आया गया था, और कपूर सिंह की जो जजमेंट थी और फर्स्ट अपील्स जो भी थी, जो फर्स्ट अपील्स थी, जो इस कोर्ट ने एनहांस कर दी थी कॉम्पोजिशन को 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख पर एकड़ by further of 1 lakh or 2 lakh per acre in case of Sujit Singh payable by the Greater Mohali Area Development Authority। और फिर कॉमन जजमेंट के बाद बताया, तो यहाँ पे ये बताया कि ये कोई डिस्प्यूट नहीं है कि लैंड ऑनर्स जो प्रेजेंट अपील में सिमिलरली सिचुएटेड में है, तो इसलिए हम जो है कॉम्पनसेशन को कॉमन जजमेंट और ऑर्डर से जो है कॉम्पनसेशन को डिटरमाइन कर रहे हैं। और जो अर्लियर डिसीजंस थे कपूर सिंह और सुजीत सिंह रिस्पेक्टिवली, वो फिर इस बताया कि जो प्रेजेंट अपील है वो इसी पर डिस्पोज की जाती है, जो पिछले कपूर सिंह और सुजीत सिंह की जो थी, और जिसमें एनहांस कर दिया गया था कॉम्पनसेशन को फर्दर 1 लाख पर एकड़ और 2 लाख पर एकड़ के हिसाब से रिस्पेक्टिवली। लेकिन साथ में ये भी बताया कि एक सब्सटेंशियल डिले हुआ है प्रेफरिंग द फर्स्ट अपील, तो जो इंटरेस्ट है उसको डिनाई किया जाता है। इट्स सेपरेट राइट टू डिनाई द इंटरेस्ट ऑन एनहांस अमाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट एंड ऑर्डर्स पास बाय द हाई कोर्ट स्टिल प्रेजेंट अपील्स। तो इस पे थोड़ा सा हमको जो है रिलीफ नहीं दिया मिला, क्योंकि डिले थी, सब्सटेंशियल डिले थी। और फिर इस पे अपील को पार्शियली अलाउ कर दिया और एनहांस कॉम्पनसेशन को जो था वो एनहांस कर दिया लैंड ओनर्स को कि 1 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से एनहांसमेंट कर दी इन दीज अपील, जहां पे हाई कोर्ट ने अपने अर्लियर डिसीजन कपूर सिंह पर रिलाई किया था। और एक्सेप्ट सिविल अपील जो अराइज हुई थी इंप्रिम जजमेंट ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट इन जो RFA 100 जिसमें हाई कोर्ट ने अपने अर्लियर डिसीजन सुजीत सिंह के जो जजमेंट पे रिलाई किया था। तो फिर इस हिसाब से जो है केस को डिस्पोज कर दिया और कहा कि एनहांस जो कॉम्पोजिशन है वो ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो 3 महीने तक दे दें बिफोर दी रेफरेंस को। तो ये थी 5 जजमेंट्स। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी अच्छे बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।